तो आज शुरू करने वाले हैं हम बायोलॉजी का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। ये पहला ही लेक्चर है, यहाँ से ही हम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आर बेसिक एंड इसेंशियल प्रोसेस रिक्वायर्ड टू मेंटेन, सस्टेन और सर्वाइव द लाइफ। यानी कि ऐसे प्रोसेस जो हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल है, यानी कि उनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। लाइफ सर्वाइवल के लिए वही प्रोसेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर वो नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। ऐसे प्रोसेस क्या कहलाएंगे? लाइफ प्रोसेस। कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस एंड एक्सक्रिएशन। न्यूट्रिशन यानी कि जब हमें फूड नहीं मिलेगा, एक टाइम के बाद हम मर जाएंगे, यानी कि हमारे लिए फूड बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल है। तो इसेंशियल है, इसलिए न्यूट्रिशन इसेंशियल प्रोसेस में आएगा। ठीक है। रेस्पिरेशन, सांस लिए बिना तो हम 1 मिनट नहीं रह सकते, तो रेस्पिरेशन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि अगर हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो भी हम जीवित नहीं रह सकते। रेस्पिरेशन, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो भी हम जीवित नहीं रह सकते। और ऐसे सबस्टांस जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, अगर ये हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगे, ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, तो भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, हमें अलग अलग बीमारियां लग जाएंगी इनकी कमी से, जिसकी वजह से हम मर जाएंगे। और एक्सक्रीशन क्यों? क्योंकि जो भी वेस्टेज हमारे बॉडी में अकुमुलेट होगा, टॉक्सिक हो जाएगा वो। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी से यूरिया निकलता है, अमोनिया निकलता है, अगर ये हमारी बॉडी में ही स्टोर होते रहेंगे तो एक टाइम के बाद इतने ज़्यादा लेवल हाई हो जाएगा कि हम मर जाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो गया? न्यूट्रिशन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बिना फूड के हम 2 दिन रह सकते हैं, जीवित हफ्ते भर रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम न्यूट्रिशन के बिना नहीं जीवित रह सकते। ठीक है। रेस्पिरेशन, बिना सांस लिए तो हम 1 मिनट नहीं रह सकते, तो रेस्पिरेशन भी हमारे इसेंशियल प्रोसेस में आएगा। ट्रांसपोर्टेशन, बिना प्रोटीन विटामिन के हम नहीं जीवित रह सकते, कार्बोहाइड्रेट के बिना हम नहीं जीवित रह सकते। इनका ट्रांसपोर्ट अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हम लाइफ हमारी सर्वाइव नहीं हो पाएगी। ठीक है। और अगर वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो भी हमारी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये 4 प्रोसेस हैं जो आपको याद रखनी है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। ठीक है। अब आता है लिविंग करेक्टरिस्टिक्स। लिविंग करेक्टरिस्टिक्स मीन्स यानी जो लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स को डिस्क्राइब करता है कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। कौन कौन से हैं? मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटीज, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। ये मैं आपको 4 ऑलरेडी बता चुकी हूँ। न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, मूवमेंट क्या है। ठीक है। सेंसिटिविटी क्या? जैसे कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं: टच, टेस्ट यानी कि टंग, ईयर, नोज, ईयर, आई और टंग एंड टच। ये हमारे पास 5 हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं। ठीक है। तो ये हमें सेंसिटिव शो करते हैं, यानी कि अगर ये नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। ठीक है। मान लो कोई हमारे थप्पड़ मार रहा है, अगर हमारी बॉडी, हमारी स्किन इस चीज़ को फील ही नहीं कर पाएगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किसी ने पीटा है। ठीक है। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं जो हमें सेंस कराते हैं कि हाँ भाई, हमें कुछ सुनाई आ रहा है, हमें कुछ दिखाई दे रहा है, हम कुछ स्मेल को सूंघ पा रहे हैं। तो ये सारी सेंसिटिविटी कौन शो करता है? लिविंग बींग्स। ऐसा तो नहीं है कि कोई नॉन लिविंग, मान लो जैसे कि चेयर, बेड, टेबल, ये सब है नॉन लिविंग, ये सूंघ सकते हैं या देख सकते हैं या बोल सकते हैं या टच को फील कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ लिविंग बींग्स कर सकते हैं। प्लांट्स में आपने एग्जाम्पल सुना ही होगा, छुई मुई का पेड़ जो होता है उसको टच करने पर वो अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है। ठीक है। तो वो सेंसिटिविटी शो कर रहा है वहाँ पर। ठीक है। रिप्रोडक्शन लिविंग बींग्स ही शो कर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं कर सकते। ठीक है। एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन। तो ये थे आपके 7 पॉइंट्स, यानी कि मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है। तो अगर आपको डिफाइन करने के लिए आ जाए कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, तो आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि फूड को इनटेक करना एंड उसको यूटिलाइज करना, ये क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन। देखो, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस है, ये एक नहीं है। न्यूट्रिएंट्स क्या है हमारे? न्यूट्रिएंट्स में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है। और न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है
जिसके थ्रू हम इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट्स हमारे सब्सटेंस हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में क्या क्या आएगा, न्यूट्रिशन क्या है, इनटेक द फूड एंड यूटिलाइज, तो यूटिलाइजेशन फॉर फॉट यानी कि एनर्जी के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए, डैमेज टिश्यू के रिपेयरिंग के लिए एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। यानी कि फूड हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है, हम फूड का यूटिलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें एनर्जी मिल सके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, हमारी डैमेज टिश्यू रिपेयर हो सके, और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सारी एक्टिविटी जितनी भी होती हैं वो हो चुके हमारी बॉडी के अंदर। इसके लिए क्या ज़रूरी है, फूड ज़रूरी है, यानी कि फूड हमारे लिए इतना एसेंशियल है, न्यूट्रिशन प्रोसेस हमारी बॉडी के लिए इतना एसेंशियल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हम फूड किस लिए इनटेक करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन किस लिए ज़रूरी है, ताकि हमें एनर्जी मिले, हमारी ग्रोथ हो सके, डैमेज टिश्यू रिपेयर हो सके और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो सकें, ठीक है। अब आते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती क्या है। चलो ये पहले क्लियर कर लो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में मतलब इंक्लूड क्या क्या है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मीन्स मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या क्या आएगा, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटा मीन्स कट करना, कैटा मीन्स कट करना, ठीक है, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करना क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म यानी तोड़ना, ठीक है। इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें हमारा डाइजेशन आएगा, सॉरी ये गलत हो गया है, ये रेस्पिरेशन इसमें नहीं आएगा, इसको आप हटा देना यहाँ से, रेस्पिरेशन यहाँ पर नहीं आएगा, फोटोसिंथेसिस आएगा एनाबॉलिज्म में। रेस्पिरेशन हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस है और डाइजेशन भी हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि रेस्पिरेशन हमारा कहाँ आएगा, कैटाबॉलिक में। एक मिनट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन हमारे किस में आते हैं, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारा क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस। जैसे कि प्लांट्स देखो, ये प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को सनलाइट की हेल्प से ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, यानी ग्लूकोज कैसा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे हैं, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। कैटाबॉलिक मीन्स काटना, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, और एनाबॉलिक मीन्स निर्माण करना, यानी कि बनाना, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, क्या होगा, एनाबॉलिक, ठीक है। इसमें क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस, आप यहाँ पे लिख लेना, नोट कर लेना, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या आएगा, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में क्या आते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। पहले तो आपको यही पता, वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी क्लियर कर दूँ कि ऑटोट्रॉप्स होते कौन से हैं। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद से बना सकते हैं, यानी कि प्लांट्स अपना फूड खुद बना पाते हैं, तो वो कैसे हैं, वो ऑटोट्रॉपिक हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में भी दो आते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं, जो फोटो मीन्स क्या, लाइट, यानी जो लाइट की हेल्प से अपना फूड बना रहे हैं, और कीमो मीन्स क्या, केमिकल, यानी केमिकल की हेल्प से अपना फूड बना रहे हैं, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स में क्या आएंगे, प्लांट्स आएंगे और ब्लू ग्रीन एल्गी आएगी, और कीमो ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन आएंगे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा हो, जो मैं आपको बता पा रही हूँ आपको क्लियर हो रहा हो, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक में क्या आ गया, फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप, उसके एग्जांपल हो गए प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और कीमो के हो गए ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब आते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रो मीन्स यानी किसी दूसरे, जो खुद से अपना फूड नहीं बना सकते, वो कैसे कहलाएंगे, हेट्रोट्रॉपिक। इसमें भी तीन है, होलोजोइक, सेप्टोट्रॉपिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड वाले इनटेक करते हैं, फिर उनकी बॉडी अंदर जाकर उसका डाइजेशन होता है, ठीक है, फूड को इनटेक करना, देन उनकी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होना क्या कहलाता है, होलोजोइक प्रोसेस के अंदर आता है। इसमें होलोजोइक ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, उसके बाद उनकी बॉडी में फूड जाता है, उनकी स्टमक में फूड जाता है, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है, वहाँ उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये इसमें कौन आएंगे, होलोजोइक, ठीक है। सेप्टोट्रॉपिक मीन्स जो डेड मटेरियल से अपना फूड लेते हैं, डेड प्लांट से, डेड एनिमल से अपना फूड लेते हैं, वो कहलाते हैं सेप्टोट्रॉपिक्स, ठीक है। इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें आएंगे वायरस एंड बैक्टीरिया,
ठीक है। होलोजोइक में ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स भी आते हैं, सारे नहीं, मतलब बहुत सारे एनिमल्स मोस्ट ऑफ जाते हैं होलोजोइक में आते हैं। और वायरस और बैक्टीरिया हमारे किस में आएंगे, सेप्रोट्रॉपिक में, यानी कि सड़े गले पदार्थों से जो अपने फूड लेते हैं वो क्या कहलाएंगे, सेप्रोट्रॉपिक। और पैरासिटिक क्या होंगे, जो अपने फूड के लिए किसी होस्ट पर डिपेंड होते हैं, यानी कि किसी और पर अपने फूड, किसी और पर, किसी होस्ट पर जाते हैं और उससे अपना फूड लेते हैं, यानी कि हाँ होस्ट के लिए ये हार्मफुल है, लेकिन इनके लिए होस्ट एक बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इसमें क्या एग्जांपल आएगा, जैसे कि लीफ, मतलब जू, हमारी सर में जू जू होती है, वो क्या करती है, वो हमारे सर से हमारे ब्लड को सक कर रही होती है, ठीक है। तो ये कैसा है, ये हमारे ब्लड से हम उसके लिए होस्ट हो गए, ठीक है। और वो हमारे लिए क्या है, एक पैरासाइट है। तो ये क्या है, इसमें पैरासिटिक में क्या आएगा, लीस आएगा और अर्थवर्म हो गया। ये दो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। आई होप मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि कौन से ऑटोट्रॉप्स होते हैं और कौन से हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, देखो हमारे प्लांट्स जो होता है उसकी जो लीफ होती है ना, उस पर उसकी लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स होती हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, आप आगे पढ़ोगे कि ग्रेना होते हैं, लीफ की मीजोफिल सेल्स में ग्रेना होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर ना क्लोरोप्लास्ट होता है, सॉरी, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट पर जो ग्रेना होते हैं ना, उन पर क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। थैलाकोइड स्ट्रक्चर होती है, मैं आपको बताती हूँ कैसी होती है, आगे आप पढ़ोगे, वैसे तो हाई क्लास में पढ़ोगे इस तरह से, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ग्रेना। ये आप नोट कर लेना जो मैं पॉइंट बता रही हूँ, ये क्या है, ग्रेना। और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पिगमेंट होते हैं, क्या कहेंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। ये किसके अंदर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है, हमारी मीजोफिल सेल्स में है, ठीक है। तो ये जो ग्रेना सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, इनके ऊपर जो पिगमेंट होंगे वो लाइट को ट्रैप करेंगे, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेंगे, लाइट को ट्रैप करेंगे। उसके बाद जो लीफ होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से अपना फूड बनाती है, ठीक है। तो क्या है, देखो, प्रोसेस बाई विच फोटो ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। यानी कि प्लांट के लिए क्या क्या जरूरी है जिससे वो फूड बना पाए, लाइट जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, ठीक है। यानी कि क्लोरोफिल हमारा कहाँ होता है, ग्रीन लीव्स में होता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हैं जो फूड बनाने के लिए इसेंशियल है, ठीक है। आप इनको याद रखना, सबको याद रहते हैं लेकिन फिर भी आप याद रखना कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या कर रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और वाटर वेपर रिलीज कर रहा है। देखो इसमें क्या क्या होता है, क्या पहला पॉइंट क्या है, क्लोरोफिल क्या करेगा, वो लाइट को ट्रैप कर लेगा, ठीक है, ट्रैप कर ली लाइट। अब वो लाइट को फोटोकेमिकल लाइट जो है, सॉरी फोटो लाइट जो है, लाइट एनर्जी जो है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। क्या होता है इस प्रोसेस में, दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी होती है, देखो मैंने बताया कि CO2 जरूरी है और वाटर जरूरी है। इसमें क्या होता है, CO2 जो होती है ना, उसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन आपको पता होगा, रिडक्शन मीन्स है हाइड्रोजन को ऐड करना और ऑक्सीजन को रिमूव करना, ठीक है। हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं और ऑक्सीजन को हम रिमूव करते हैं, ये कैसा प्रोसेस है, रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कैसे हो रहा होता है, देखो CO2 है, ठीक है, इसमें कितने ऑक्सीजन है, 12। और यहाँ पर देखो ग्लूकोज में कितने ऑक्सीजन बन रहे हैं, सिर्फ 6, यानी कि 12 से सिर्फ 6 ऑक्सीजन रह गए हैं, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 12 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन ऐड भी हो रहे हैं, ये भी एक रिडक्शन है। तो ये डबल रिडक्शन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड भी हो रहे हैं और 6 ऑक्सीजन रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। अब वाटर का क्या होता है,
वाटर टूट जाता है, किस में टूट जाता है? ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं मिल रही, वो हमें वाटर से मिल रही है। वाटर के टूटने से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ठीक है, सॉरी, वाटर के टूटने से हमें ऑक्सीजन मिल रही है। हम सोचते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, नहीं। जो वाटर है वो टूट जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन में टूट जाता है और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन जो हमें मिल रही है वो वाटर के टूटने से मिल रही है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है और वाटर का टूटना हो रहा है, ठीक है। हम देखो पढ़ते हैं क्या क्या लिख रहा है यहाँ पर। ये आपकी रिएक्शन हो गई है। अब क्या प्रोसेस कैसे है? लीव्स है, लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स होती हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ग्रेना पर क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल में जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब क्या होगा? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? टूट जाएंगे वो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट जाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज में उसका रिडक्शन हो जाएगा। मैंने आपको बताया रिडक्शन कैसा प्रोसेस है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होते हैं और ऑक्सीजन रिमूव होते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रही है? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है यहाँ पर? ग्लूकोज, ठीक है। तो प्लांट्स में जो ग्लूकोज है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड होता है, और ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? ह्यूमन एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में ऐड होता है, स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे फोटोसिंथेसिस में क्या क्या हो रहा है। क्लोरोफिल लाइट को ट्रैप कर रहे हैं, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है, किसमें? हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, किसमें हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है। कैसे हो रही है? हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको इससे क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब देखते हैं प्रोसेस होता कैसे है, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो हमारे प्लांट्स में होती हैं जिसकी हेल्प से प्रोसेस हो रहा है। देखो प्लांट्स की लीफ में क्या होता है? स्टोमेटल पोर होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, और ये कहाँ पर होते हैं? लीफ की सरफेस पर होते हैं, जो क्या करते हैं? गैस का एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि ग्रीन लीव्स जो होती हैं उनकी सरफेस पर क्या होते हैं? स्टोमेटल पोर होते हैं। वो क्या करते हैं? जो CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि प्लांट्स CO2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं और O2 रिलीज कर रहे हैं, वो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? स्टोमेटल पोर की हेल्प से वो हो पा रहा है, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन क्या है? वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होना, यानी कि प्लांट के लीव से जो वाटर लूज होता है, यानी कि वाटर बाहर निकलता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, वो कैसा उसमें कौन हेल्प कर रहा है? स्टोमेटल पोर। यानी कि अगर प्लांट्स की लीव्स पर स्टोमेटा पोर जितने ज़्यादा होंगे, वाटर का लॉस इतना ज़्यादा होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है कि देखो मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस, यानी कि लीफ की जो है ना लोअर, यानी कि नीचे की साइड की जो एरिया है वहाँ पर होते हैं। जैसे कि मान लो ये लीफ है, ये लीफ है, ये इसकी ऊपर की साइड हो गई, ये यहाँ के स्टोमेटा पर हो गए, और जो नीचे की साइड लोअर सरफेस वहाँ पर हो गए। यानी कि ऐसे ऊपर साइड क्यों कम रहते हैं? ताकि वाटर लॉस कम हो सके, ठीक है। इसलिए नीचे की साइड ही स्टोमेटल पोर ज़्यादा होते हैं, मोस्ट ऑफ द, ठीक है। अब आते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल क्या करती है? जब वाटर एंटर हो जाता है तो गार्ड सेल स्वेल अप हो जाती है, ओपन हो जाती है। यानी कि देखो ये गार्ड सेल है, बीन शेप होती है हमारी गार्ड सेल, कैसी है? इस तरह से है, ठीक है। इसकी जो बाहर की थिकनिंग है, बाहर की जो वो है वेट, ये हमारी गार्ड सेल है। इसमें जो होते हैं ना, ये अंदर की जो ये लेयर है, इनर वॉल जो है वो थिक होती है, और आउटर वॉल जो है वो थिन होती है। एक मिनट, ये थिन होती है और ये थिक होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? रेडियल ऐसे इस तरह से बनी होती है ये, ताकि ये ओपन और क्लोज हो सके। ये हो गया हमारा स्टोमेटल पोर, जो मैं आपको ऊपर डिस्कस किया ना, स्टोमेटल पोर हो गया। अब क्या होता है? मान लो इसमें वाटर आ रहा है, तो क्या होगी? ये फूल जाएगी, ये इस तरह से खुल जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, ठीक है। वाटर
एंटर करने के बाद गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। ओपन हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, फिर फूल जाएंगी, मोटी हो जाएंगी। ठीक है, अगर मान लो इसमें से वाटर लूज हो रहा है, वाटर लूज होगा तो क्या होगा, वाटर लूज हो रहा है तो ये श्रिंक हो जाएंगी, यानी कि पास आ जाएंगी, स्टोमेटल पोर क्लोज आ जाएगा, इस तरह से पास आ जाएंगी। एक मिनट, ये क्या होगी, पास आ गई। देखो आप देख रहे होगे यहाँ पे क्या है, जब वाटर एंटर कर रहा है इस तरह से तो ये ओपन हो रही है, जब वाटर बाहर जा रहा है तो क्या हो रहा है, क्लोज हो रही है। ठीक है, एंटर कर रहा है यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है तो क्या हो गया, एंडो ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या प्रोसेस है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना क्या होता है, ओस्मोसिस। वाटर का हो रहा है इसलिए इसको ओस्मोसिस कहेंगे। अगर किसी अदर एलिमेंट का हो रहा होता, अदर मटेरियल का हो रहा होता उसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। तो वाटर एंटर कर रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे, एंडो ओस्मोसिस प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, वाटर एंटर किया तो गार्ड सेल क्या होंगी, फूल गई। और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या आएगा, गार्ड सेल जो होंगी वाटर से बाहर निकल जाए, वाटर उनकी सेल से बाहर निकल जाएगा तो सेल्स क्या होंगी, श्रिंक हो जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ, कमेंट करके बताना कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि मैं और अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि स्टोमेटल पोर जो होते हैं, ये जो वाला एरिया है ना, ये स्टोमेटल पोर है। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो ये गार्ड सेल है, बीन शेप जो होती है गार्ड सेल होती है। अब क्या होता है, जब पानी एंटर करता है, एंटर कर रहा है तो ये इस तरह से एंटर कर रहा है तो ये फूल जाएंगी। फूल का क्या होगा, स्टोमेटल पोर खुल जाएगा। अब क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पानी जो है वो बाहर जा रहा है, यानी कि श्रिंक हो रही है, तो स्टोमेटा जो पोर है वो बंद हो गया, यानी कि अब वाटर लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये था ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब इसमें देखो एक पॉइंट लिख रखा है, पोटेशियम आयन रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि गार्ड सेल्स में जो होते हैं ना, यानी कि प्लांट के लीव्स में जो होते हैं पोटेशियम आयन होते हैं जो स्टोमेटा की क्लोजिंग को और ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में। ठीक है, अब आते हैं फोटोसिंथेसिस ऑफ डेजर्ट प्लांट। देखो क्या होता है, नाइट में क्या हो रहा है, नाइट में ओपन स्टोमेटा एंड ड्यूरिंग नाइट CO2 लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, आपको पता है कि भाई हाँ, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर लूज करना एफर्ट नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, इसलिए वो रात अपने स्टोमेटा को रात में नहीं खोलते, सॉरी दिन में नहीं खोलते, वो रात में खोलते हैं ताकि वो CO2 को ले सकें। अगर दिन में वो अपने स्टोमेटा पोर्स को खोल लेंगे तो वो वाटर को लूज करेंगे। वैसे ही वहाँ पानी की बहुत कमी है, वो अगर वो वहाँ पर ही पानी का लूज करेंगे तो उनके लिए वो फायदेमंद नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, नाइट में वो अपने स्टोमेटा पोर को ओपन करते हैं और CO2 को अपने अंदर ले लेते हैं। फिर क्या होगा, CO2 अंदर चली गई। अब क्या करेगा, ये CO2 जो होगी वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है मैलिक एसिड, यानी कि लीफ के अंदर जो CO2 उसने रात में ली है वो किस फॉर्म में रहेगी, मैलिक एसिड की फॉर्म में। अब क्या होगा, जब दिन में जब लाइट आ जाएगी, जब प्लांट्स पर लाइट पड़ेगी दिन में, तो वो क्या करेगा, वो मैलिक एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये क्या हुआ, देखो CO2 इसने रात में स्टोमेटा पोर खोले। एक मिनट मैं आपको समझाऊँ ताकि प्रोसेस कैसा हो रहा है। देखो रात में क्या किया इसने, दिन में तो नहीं खोल सकता क्योंकि दिन में खोलेगा तो दिन में खोलेंगे तो क्या होगा, पानी उनकी तरफ लूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रात में अपने स्टोमेटा को खोलते हैं और CO2 को ले लेते हैं। CO2 ले ली, अब लाइट तो है नहीं तो ये अपना फूड तो नहीं बना सकते इसमें। अब ये क्या करेंगे, इस CO2 को ये मैलिक एसिड की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, मैलिक एसिड। अब जब लाइट आएगी दिन के टाइम में, लाइट आएगी तो क्या करेंगे, ये लाइट को इनके क्लोरोफिल जो है वो लाइट को ट्रैप कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो इन्होंने CO2 रात में लिया, CO2 जो रात में उन्होंने लिया, जो स्टोर किया मैलिक एसिड की फॉर्म में, उसको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा पोर से क्या होता है, CO2 भी आती है, एक्सचेंज हो रहा होता है गैसेस का, और ट्रांसपिरेशन होता है। अगर डेजर्ट प्लांट्स
दिन में अपने स्टोमेटा पोर को खोलेंगे तो CO2 तो वो CO2 तो वो ले लेंगे, लेकिन वो साथ में अपना वाटर को लूज कर रहे होंगे, और डेजर्ट प्लांट से वाटर लूज करना एफर्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो दिन में अपने स्टोमेटा पोर को नहीं खोलते, वो क्या करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपनी लीव्स में उसको मैलिक एसिड की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। फिर जब दिन में लाइट आती है तो वो क्या करते हैं, लाइट क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो मैलिक एसिड उन्होंने स्टोर किया है उस मैलिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाटर को लूज नहीं करते। तो ये था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। आई होप आपको मैं एवरी पॉइंट क्लियर कर पाई हूँ। आई होप आपको समझ आया हो। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा पहला लेक्चर। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो मैंने कोशिश किया कि मैं आपको एवरी पॉइंट क्लियर कर सकूं, और अभी मेरे पास